जय हिंद साथियों, एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इसमें हम पार्ट बी यूनिट 4 मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा का प्रशासन का मास्टर वीडियो बना रहे हैं साथियों। और अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। लगभग 6 यूनिट के जो है मैं आप देख सकते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए वीडियो बना चुका हूं। और ये सभी वीडियो हैं आपके मास्टर वीडियो हैं, जिसमें संक्षिप्त सार मिलेगा उस यूनिट का, और प्लस उसमें मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू भी आपको मिलेंगे। यानी कि ये आपको टॉप 10 में रैंक दिलाने वाला वीडियो जरूर होगा। जिसने देखा होगा उसको पता समझ में आया होगा कि निश्चित रूप से कितना महत्वपूर्ण है ये वीडियो। साथियों, बात करते हैं कि आपका जो इकाई 4 लगा हुआ है ये मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा का प्रशासन। साथियों, आपको बता दूं कि इससे पहले जो यूनिट जो 1 मैंने पढ़ाई है, यूनिट 1 में जो यूजीसी, नेक, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, एडीबी जितनी भी चीज़ें थी उसका पूरे उच्च शिक्षा से संबंध पढ़ना था। और यहाँ पर जो है साथियों मध्य प्रदेश से उनका संबंध पढ़ना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग से निम्न संगठनों के साथ संपर्क कैसे क्या है। जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो गया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद हो गया, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, इन सभी का मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग से क्या संबंध है, इसके संबंध में पढ़ना है। और इसके अलावा जो आप देखेंगे जो विश्व स्तर पर जो संस्थाएं हैं, जैसे कि आप विश्व बैंक, यूनिसेफ हैं, यूनेस्को या एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इन सभी का भी मध्य प्रदेश उच्च शासन से जो आप देखेंगे यहाँ पर क्या करना है, अपने को संबंध पर बात करनी है। इसके अलावा साथियों जो 2-3 चीज़ें और महत्वपूर्ण यहाँ पर जुड़ी गई है, जैसे कि एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ये, और एक है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और एक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो वहाँ भी है और यहाँ भी है, और सूचना एवं तकनीकी विभाग। यहाँ पर कहने का मतलब ये है साथियों कि जो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग से यहाँ पर इन सभी संस्थाओं का क्या संबंध है और किस प्रकार की योजनाएं चल रही है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो चलते हैं साथियों। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको कराऊंगा, साथ साथ में इसका जो सार भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए ये वीडियो। ठीक है साथियों, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिए। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है। यानी कि जो मध्य प्रदेश जो उच्च शिक्षा है इसका प्रमुख कौन होता है। कैबिनेट मंत्री होता है, या उप मंत्री होता है, या राज्य मंत्री होता है। तो साथियों आपको बताइए कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा का जो प्रमुख होता है वो कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है, अभी उच्च शिक्षा मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के आपको पता होगा, इसे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है साथियों, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की संरचना है। तो साथियों मध्य प्रदेश जो उच्च शिक्षा विभाग है इसकी संरचना त्रिस्तरीय है। कितनी स्तरीय? त्रिस्तरीय। आपको बता दूं मैं कि पहले ऊपर मंत्रालय होता है, मतलब जो आपका विभाग होता है वो नीति निर्माण का काम करता है। ठीक है, नीति निर्माण का काम करता है आपका मंत्रालय या विभाग। उसके नीचे होता है उसका सचिवालय जो कि नीति परामर्श करने का काम करता है, और फिर उसके नीचे होता है उसका आयुक्त जो कि नीति क्रियान्वयन का काम करता है। यानी कि एक नीति निर्माण करता है, एक नीति का परामर्श करता है, और एक नीति को क्रियान्वित करने का काम करता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गई आपका त्रिस्तरीय मंत्रालय संरचना है ना। मंत्रालय या फिर जो आपका विभाग होता है राज्यों में, फिर सचिवालय और आपका आयुक्त। ठीक है, ये सभी मिलकर करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय संभागीय कार्यालयों की संख्या है। साथियों अगर ये क्वेश्चन अगर आएगा तो वहाँ बहुत सारे लोग गलत कर सकते हैं अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है। ध्यान रखना साथियों, यूं संभाग मध्य प्रदेश में 10 हैं, लेकिन मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय संभागीय कार्यालयों की संख्या जो है साथियों यहाँ पर मात्र 8 है। यानी कि आप देखेंगे कि 2-2 संभाग एक साथ में हो गए हैं। जैसे भोपाल तो अलग है ही सही, होशंगाबाद जो है आपका नर्मदापुरम ये अलग है ही सही, इंदौर भी अलग है, जबलपुर भी एक अलग है, उज्जैन भी अलग है, सागर भी अलग है। लेकिन साथियों आपके रीवा वाले संभाग में रीवा और शहडोल दोनों सम्मिलित हैं, और ग्वालियर वाले संभाग में आपका चंबल वाला संभाग भी सम्मिलित है। यानी कि यहाँ पर अगर बात करें कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय संभागीय कार्यालय कितने हैं साथियों, तो उसके संभाग के कार्यालय 8 ही हैं। याद रखना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, 10 नहीं है। आप 10 लगा के आ जाओगे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उच्च शिक्षा के विभाग में क्षेत्रीय संभागीय कार्यालयों की संख्या 8 ही है। संभाग 10 है यूँ वास्तविकता में, लेकिन यह शिक्षा के क्षेत्र में जो क्षेत्रीय संभागीय कार्यालय की संख्या 8 ही है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि एक तो ग्वालियर चंबल एक साथ हो गए हैं, और दूसरा एक रीवा और शहडोल एक साथ हो गए हैं। ठीक है, बाकी तो है ही सही अपने आप में। अगला क्वेश्चन है साथियों, मध्य प्रदेश में मेधावी छात्र योजना का प्रारंभ कब से किया गया। साथियों ये सिर्फ देख लेंगे आप, 6 जून 2017 को मध्य प्रदेश में मेधावी छात्र योजना शुरू हुई। 6 जून 2017 को, याद रखना 6 जून 2017 को। अगला क्वेश्चन है साथियों, मध्य प्रदेश में शासकीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये संख्या पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो शासकीय विश्वविद्यालय हैं तो उनकी संख्या कितनी है, तो 26 है। कितनी है साथियों, 26 है। 26 विश्वविद्यालय शासकीय है। और ध्यान रखना जो शासकीय कॉलेज है उनकी संख्या जब 469 के आसपास है, और भी आप अपडेट कर लेंगे, लेकिन अभी ये 469 का जब एग्जाम होगी तब देख लेना। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ शासकीय जो विश्वविद्यालय है वो 26 है, और शासकीय जो कॉलेज है आपकी वो 469 है ना, 469 है। ठीक है साथियों, अब जो 26 शासकीय विश्वविद्यालय साथियों इसके बारे में महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें से जो महत्वपूर्ण है वो आपको पता होना ही चाहिए। जैसे आपको पता है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है इसको, और ये कहाँ पर है ये भी पता होना चाहिए, सागर में है। और इसकी स्थापना कब हुई ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई सबको पता है, 1946 में हुई। इसी प्रकार से साथियों आपको रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय
जो है इन दोनों की स्थापना कब हुई? 1957 में हुई। रानी दुर्गावती और विक्रम विश्वविद्यालय की दोनों की स्थापना 1957 में हुई। और ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ, 26 के 26 नहीं बता रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। इस प्रकार से जीवाजीराव विश्वविद्यालय सभी को पता है ग्वालियर में है। और साथियों यहाँ पर ये जो है 1964 में इसकी स्थापना हुई। और इसी के साथ में ग्वालियर के अलावा इंदौर की जो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है इसकी भी स्थापना 1964 में हुई। यानी कि जहाँ पर आपकी खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर में, यहाँ दोनों की स्थापना 1964 में हुई विश्वविद्यालय की, जीवाजीराव विश्वविद्यालय और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। ठीक है साथियों, अगला है आपका अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, ये रीवा में है और 1968 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1968 में इसकी स्थापना हुई। और अगला है आपका बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में, जो इसकी स्थापना 1970 में हुई। ठीक है साथियों, जो महत्वपूर्ण है मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण आपको बताऊं मैं साथियों, जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी और राजा भोजमुक्त विश्वविद्यालय, इन दोनों की स्थापना 1991 में हुई, 1991 में हुई है। और ये दोनों कहाँ पर है? भोपाल में है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, अगर आपने DCA PGDCA किया होगा तो इसी से किया होगा। और राजा भोजमुक्त विश्वविद्यालय, इससे भी आपने किया होगा कुछ डिग्री अगर करी हो तो। ठीक है, तो 1991 में ये दोनों आए हैं। इसके अलावा साथियों राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है ना, इंजीनियरिंग के लिए जो है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो साथियों भोपाल में, और ये 2000 में स्थापित हुआ था। ठीक है, 2000 में। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, ये भारत सरकार का केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो कि अमरकंटक अनूपपुर में, और 2008 में, याद रखना 2008 में इसकी स्थापना हुई है। इसी प्रकार से साथियों मान सिंह तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय और एक और महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, ये भी 2008 में आए हैं। लेकिन ध्यान रहे मान सिंह तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, तो वहीं महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन में, ये ध्यान रखना साथियों। ठीक है, अब अगला है महत्वपूर्ण है आपका अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, ये भोपाल में है और 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। और साथियों पिछली बार ये एग्जाम में आया भी था, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है और 2018 में इसकी स्थापना हुई। और उसके बाद में 2019 में छिंदवाड़ा में राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा जो है इसकी स्थापना हुई। तो साथियों आपको जो महत्वपूर्ण थे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का महत्वपूर्ण काम ही है, एक तो आपको MCQ तो कराऊंगा, साथ साथ में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन ले लेते फिर अपन थोड़ा सार देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका रूसा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? मैंने पहले ही बताया आपको रूसा जो है ना, तो ये क्या है साथियों? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है आपका, ये 2013 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है रूसा क्या है? तो ये वही पूरा नाम पूछ लिया गया है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है। ध्यान रखना ये एक अभियान है, कोई आयोग नहीं है। हमारे दिमाग में कभी भी ऐसा होता है कि कोई आयोग होगा, नहीं। अगला है UGC द्वारा मध्य प्रदेश के कुल कितने विश्वविद्यालय जिसमें शासकीय और अशासकीय दोनों शामिल है मान्यता प्रदान की गई है? तो साथियों 39 विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की गई है। ये घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन अभी जो है 39 याद रखेंगे। अगला है साथियों UGC के कार्यों के बारे में विचार करिए। सबको पता है UGC के कार्य क्या है, तो एक क्या है? विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करना, रूसा कार्यक्रम के अंतर्गत उच्चतर संस्थानों के मानकों का निर्धारण करना और विश्वविद्यालय को अवैध घोषित कर मान्यता रद्द करने का काम भी करता है। मैंने पहले ही बताया आपको कि मान्यता अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी मान्यता रद्द भी कर सकता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है NCT संबंधित है। देखो साथियों मैं पहले ही बता रहा था आपको, जितने भी आपके दे रखे हैं उनके पूरे नाम भी याद कर लेना। NCT मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि टीचर की एजुकेशन के लिए एक काउंसिल है, एक परिषद है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है साथियों? तो साथियों आपको पता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। अगला है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। आपको पता होना ही चाहिए साथियों। अगला है MP कोस्ट, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि ये अलग से आपके इसमें दिया रखा है, इस यूनिट में स्पेशल दे रखा है MP कोस्ट। तो MP कोस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई साथियों? ध्यान रखना MP कोस्ट की स्थापना साथियों आपकी कब हुई है? MP कोस्ट की स्थापना हुई 1981 में। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेंगे। MP कोस्ट का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? तो MP कोस्ट का जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री महोदय होते हैं, यानी कि अभी जो है शिवराज सिंह जी चौहान अपने यहाँ के MP कोस्ट के क्या हैं, जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब आपको बता दूं MP कोस्ट होता क्या है साथियों MP कोस्ट का मतलब होता है मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद। ठीक है, MP कोस्ट का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश, आप देखेंगे काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर इसका नाम देखें मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि हिंदी में बोले तो मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद। आपको बता दो साथियों ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है और इसमें एक सामान्य निकाय होती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, और अभी कौन है? शिवराज सिंह जी चौहान है। और इस सामान्य निकाय में सदस्य कितने होते हैं? 61, यानी कि 61 सदस्य हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें विभिन्न विभागों के मंत्री, सचिव, कुलपति भी रहते हैं, 4 कुलपति इसमें रहते हैं और राष्ट्रपति द्वारा नामित कुछ वैज्ञानिक भी रहते हैं और राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान संगठन के प्रतिनिधि भी इसमें नामित होते हैं। आपको समझ में आया? मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद में एक सामान्य निकाय होता है जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और इसमें सदस्य 61 होते हैं, 61। इसी प्रकार से साथियों ध्यान देंगे इसमें एक कार्यकारी समिति भी होती है, यानी कि एक सामान्य निकाय होते हैं जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन इसमें एक कार्यकारी समिति भी होती है जिसके अध्यक्ष साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के जो मंत्री है, जैसे जो अभी अपने यहाँ पर कौन है? ओम प्रकाश संकलेजा है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के मंत्री ओम प्रकाश संकलेजा अभी इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। ध्यान रखना सामान्य निकाय के जिसके मंत्री हैं वो है, जो अध्यक्ष हैं वो
मुख्यमंत्री है, लेकिन इसके जो कार्यकारी समिति की है उसके अध्यक्ष कौन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के मंत्री रहेंगे। और इसमें कार्यकारी समिति में 13 सदस्य रहेंगे और इसमें विधायक, शिक्षाविद इत्यादि सम्मिलित होते हैं। जो महत्वपूर्ण बात है मैंने आपको बता दी है, ध्यान देना। इसकी स्थापना कब हुई थी, अक्टूबर 1981 में हुई थी और मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के तहत हुई थी। जो भी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ ध्यान से सुन लेना साथियों, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा, लगभग इसके बाहर से क्वेश्चन मुश्किल आना है, यही आ जाएगा इसमें से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो एमपी कोस्ट समझ में आ गया। एमपी कोस्ट में ध्यान रखना, सामान्य निकाय के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री और कार्यकारी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के मंत्री। और इसकी स्थापना अक्टूबर 1981 में हुई और मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के तहत हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते साथियों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपसे, स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना प्रारंभ किस वर्ष किया गया है। अगर साथियों आप कॉलेज में रहें तो आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना, है ना। इसके अंतर्गत बहुत सारे आप देखेंगे बहुत सारे प्रोग्राम भी आयोजित किए जाते थे। कब शुरू हुई, 7 फरवरी 2006, यानी कि युवाओं को उनके करियर में मार्गदर्शन करने के लिए, आगे जीवन में वो क्या करें, है ना, आगे वो क्या बने, उसके मार्गदर्शन करने के लिए लाई गई योजना है स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना, है ना। इसमें अपने करियर के बारे में आगे अपन क्या क्या बने, आईएएस बने, कैसे क्या बने, उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो 7 फरवरी 2006 को शुरू हुई है, 7 फरवरी 2006 को शुरू हुई, याद रखना। अगला है स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के प्रथम समन्वयक एवं निदेशक कौन थे, तो डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी। डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी इसके पहले थे, ठीक है। जय करवाने के लिए, युवाओं की जय हो, युवा जीवन में आगे बढ़े, इसके लिए डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी, ठीक है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई। तो साथियों आपको पता होना चाहिए, यूनिसेफ की स्थापना 19 दिसंबर 1946। देखो 1946 तो की गई, लेकिन 19 दिसंबर, ये आपको पूरा पता होना ही चाहिए। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नॉलेज सिटी की स्थापना की जा रही है साथियों, तो उज्जैन में नॉलेज सिटी की स्थापना की जा रही है, ठीक है साथियों। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आपसे, आप ये मेरे को बताएंगे कि आप किस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, ठीक है। अगर आप बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से पढ़े हैं या विक्रम विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, आप जिस भी विश्वविद्यालय से पढ़े हैं तो आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मैं इस विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, है ना। जो भी आप ग्रेजुएशन जहाँ से ली है वो आप बता देंगे, ठीक है साथियों, ताकि उसमें आपको ये जो है दूसरे लोग भी समझ पाएंगे और हमको पता भी चल जाएगा कि आप कहाँ से हैं, ठीक है साथियों। अच्छा, एक और बात बता दो साथियों, जब बात निकली तो आपको बता दो साथियों, है ना, कुछ सृजन पीठ भी रखी है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में जो है आप देखेंगे यहाँ पर एक सृजन पीठ है, जैसे प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ पर है, तो ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में, ध्यान रखना, उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ है। वहीं बात करें बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में कौन से सृजन पीठ है, तो वो निराला सृजन पीठ है, ठीक है। इस प्रकार से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कौन से सृजन पीठ है, तो वो सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ है। इसी प्रकार से बात करें कि अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में कौन से सृजन पीठ है, तो वहाँ पर महादेवी वर्मा सृजन पीठ है। और वहीं बात करें देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में, तो वहाँ राजेंद्र माथुर जो पत्रकारिता पीठ वहाँ पर है, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो महत्वपूर्ण था। अच्छा, एक और बताओ, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में जो है साथियों, यहाँ पर जो है इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, मैंने बता चुका हूँ 1946 में। यहाँ पर तो कोई विशेष सृजन पीठ नहीं है, लेकिन केंद्रीय जो है विश्वविद्यालय का दर्जा इसको प्राप्त है, ठीक है, ध्यान रखना। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आ गए अपन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे यूपीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों, मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग कब से अस्तित्व में आया, ध्यान रखना, जब आपके मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग का अस्तित्व में आया, ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 को, याद रखेंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है आपसे, अगला है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो ये चार कथन दे रखे हैं। पहला है, इस विभाग की स्थापना मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने के साथ हुई, बिल्कुल 1 नवंबर 1956 को हुई। अगला है, विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के अधीन नवीन आलेखों का सृजन हुआ है, बिल्कुल। और केंद्र सरकार की उच्च शिक्षा संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन भी करता है, बिल्कुल। और दामे में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नियोजन करता है। यानी कि साथियों चारों बातें जो है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा के बारे में जो है सही है, तो चारों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की शिक्षकों के लिए शिक्षा परिषद केंद्रीय संस्था है। तो आपको बताइए, जो भारत सरकार के जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों की शिक्षा के लिए जो आधारित केंद्रीय संस्था है, तो वो है आप साथियों NCTE, ठीक है, NCTE सबको ही पता है साथियों, है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, में पहले बता चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने का काम करती है, तो वही ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि AICTE, यही टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम करती है, मध्य प्रदेश हो चाहे देश में कहीं भी, ठीक है साथियों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को को विश्वव्यापी शैक्षिक कार्यक्रम FFA 2030 के तहत मध्य प्रदेश ने उच्च शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन से कदम उठाए हैं। तो साथियों यहाँ पर 2-3 जितने भी कदम लिख रहे हैं देखेंगे आप, तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा देना, उन्हें कौशल देना, ये कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में वैश्विक मूल्यों को स्थान देना, ये भी है। और साथ साथ में प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा दोनों में लैंगिक समानता भी हो, ये सभी कार्य यूनेस्को को विश्वव्यापी शैक्षिक कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है, ठीक है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। अगला है रूसा अभियान, ध्यान रखना, रूसा अभियान राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत आप देखेंगे किसकी वित्तीय सहायता से संपूर्ण भारत में लागू किया गया है इस रूसा अभियान को, ध्यान रखना, विश्व बैंक, क्योंकि ये दिया गया है आपके सिलेबस में कि विश्व बैंक कौन सा चला रहा है अपने यहाँ पर, तो ये रूसा अभियान भी कौन चला रहा है साथियों, ये आपका रूसा ही चला रहा है। अगला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सी
संस्था कृषि विश्वविद्यालय को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है? ध्यान रखना, निम्न में से कौन सी संस्था है जो कृषि विश्वविद्यालय को तकनीकी सहायता? तो साथियों ICCIR, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि विश्वविद्यालय को जो तकनीकी सहायता जो देती है साथियों, ये आपको कौन देती है? ICCSIR, ठीक है, IC या फिर CSIR भी बोलते हैं इसको। ध्यान रखना, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद बोलते हैं इसको। ध्यान रखना, इसका गठन, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रख लेंगे साथियों। मैं बात कर रहा हूँ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, इसको CSIR भी बोलते हैं, ठीक है, CSIR, आई भी लगा दिया, आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भी बोलते हैं इसको, ICSIR, समझ में आ रहा है आपको? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ध्यान रखना साथियों, इसका जो गठन हुआ है वो हुआ है 26 सितंबर 1942 को हुआ है, और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हुआ है। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ साथियों। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। कौन? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR, ठीक है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। ध्यान रखना, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है साथियों। इसमें एक शासी निकाय होता है और एक सलाहकारी बोर्ड होता है। ध्यान रखना, इसमें एक शासी निकाय होता है और एक सलाहकारी बोर्ड होता है और एक सोसाइटी भी होती है। ये 2-3 चीज़ होते हैं। तो ध्यान रखना, शासी निकाय में इसका जो प्रमुख होता है वो होता है CSIR महानिदेशक होते हैं, जो कि प्रथम महानिदेशक, ध्यान रखना, UGC के जो पहले चेयरमैन थे शांति स्वरूप भटनागर इसके प्रथम महानिदेशक रहे हैं। और वर्तमान में जो महानिदेशक हैं अभी बने हैं, और प्रथम महिला, आज़ादी के बाद में पहली महिला जो है कोई अभी इसकी महानिदेशक बनी है, उसका नाम है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी ये प्रथम महिला है जो कि आप देखेंगे कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की शासी निकाय की प्रथम महानिदेशक जो थे, मतलब वर्तमान में महानिदेशक बनी है। और प्रथम महानिदेशक कौन थे? वो शांति स्वरूप भटनागर थे। समझ में आया आपको? यानी कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत इसकी जो शासी निकाय हैं, उस शासी निकाय के जो प्रमुख होते हैं वो महानिदेशक होते हैं। और ये पहले जो महानिदेशक थे वो UGC के पहले चेयरमैन शांति स्वरूप भटनागर थे। और अभी वर्तमान में जो महानिदेशक है साथी वो है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, जो कि महिला हैं और प्रथम महिला जो इस पद पर आई है, और अभी वर्तमान में इसकी नियुक्ति हुई। ध्यान रखना, और इसमें ध्यान रखना, शासी निकाय में 10 सदस्य होते हैं, ठीक है, और पदेन सदस्य में वित्त सचिव जो इसके पदेन सदस्य होते हैं। और सोसाइटी की बात करें, किसकी सोसाइटी की? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की सोसाइटी की बात करें तो इसके अध्यक्ष PM होते हैं, जो कि अभी मोदी साहब हैं, और उपाध्यक्ष इसमें केंद्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री होते हैं। ध्यान रखना, इसके सोसाइटी के जो हैं, इसकी जो एक सोसाइटी होती है उसके अध्यक्ष PM होते हैं, और उसमें जो उपाध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय साइंस एंड टेक मंत्री होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथियों इसके एक सलाहकारी बोर्ड होता है, उसका कार्यकाल 3 साल होता है। एक सलाहकारी बोर्ड होता है, उसका कार्यकाल 3 साल होता है, और उसके प्रमुख होते हैं भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार, ठीक है। इसकी सदस्य संख्या 13 है। ध्यान रखना साथियों, वहाँ पर शासी निकाय में सदस्य संख्या 10 है, तो सलाहकारी बोर्ड में सदस्य संख्या 13 है, ठीक है। शासी निकाय का जो प्रमुख होता है वो होता है महानिदेशक, जो कि अभी नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी है, जो कि प्रथम महिला है। वहीं सोसाइटी का जो प्रमुख होता है वो होता है अध्यक्ष, जो कि PM मोदी हैं। और अभी जो है सलाहकारी बोर्ड के जो प्रमुख होते हैं वो भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं, ठीक है साथियों। जो भी महत्वपूर्ण बात थी मैंने आपको बता दी है, ध्यान रखना साथियों, ठीक है। और आप एक और बात बताऊँ, अपने यहाँ पर CSIR के अंतर्गत भोपाल में अपने यहाँ पर भी क्या है कि एम्प्री है, एक संस्थान है एम्प्री, जिसको बोलते हैं एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जिसे बोलते हैं एम्प्री, एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आपके CSIR के अंतर्गत ये आता है। तो अपने यहाँ पर जो एम्प्री है, CSIR एम्प्री भी बोलते हैं इसको, इसकी स्थापना 1981 में हुई है। ध्यान रखना, 1981 में इसकी स्थापना हुई है, ये बिल्कुल आपको पता होना ही चाहिए साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते साथियों, अगला जो है आपका, अगला यहाँ पर आप बात करते हैं साथियों, अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका ये वाला है, FFA 2030 यानी कि फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2030 किस वैश्विक संस्था से संबंधित है? तो ध्यान रखना साथियों, ये यूनेस्को से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूनेस्को से संबंधित है। ध्यान रखना साथियों, किससे संबंधित है? ये यूनेस्को से संबंधित है। एक और चीज़ साथियों, आपका जो सूचना एवं तकनीकी विभाग मध्य प्रदेश है, इसका जो मुख्यालय है आपका भोपाल में, जो इसमें लगे हुए थे साथियों अलग से, वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा जो बहुत सारे जो संगठन थे उनके बारे में पहले ही मैं डिटेल में बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, क्योंकि उसमें UGC या जितने भी जो नेक हैं उन सभी में। और साथियों उनका क्या है मैं बता चुका हूँ कि UGC अपने यहाँ पर क्या काम करती है, नेक अपने यहाँ पर क्या काम करती है ना। नेक मैंने पहले बताया आपको क्या क्या काम करती है ना। तो उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो देख ले। इस प्रकार से साथियों आपके जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैंने इस वीडियो में ले ली है ना। और आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें साथियों। और यहाँ पर आप जाएंगे श्यामलाल चौधरी यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ पर जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो साथियों यहाँ पर 8 से 9 वीडियो आपको मिलेंगे जो कि MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार से संबंधित है। ठीक है साथियों, पुनः निवेदन है कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। और साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।